नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छू लेने वाली कहानी माँ पर, थोड़ी गहराई से। हाँ बिल्कुल। ये कहानी हमें करुणा नाम की एक महिला के जीवन में ले जाती है। वो बड़ी उम्मीदों से अपने पति आदित्य के जेल से लौटने का इंतजार कर रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी में जो त्याग है, उम्मीद है, फिर वो उम्मीद कैसे टूटी है, उसका दर्द है, और एक माँ और बेटे का जो रिश्ता बदलता है, उन सब धागों को थोड़ा सुलझाए है ना। हम देखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी उम्मीदें टूट जाती हैं और जिंदगी कैसे ऐसे मोड़ लेती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। सही कहा। कहानी की शुरुआत में तो करुणा बहुत खुश है, तैयारियां चल रही हैं। हाँ, घर लीपा पोता गया है। हाँ, पति और बेटे के लिए नए कपड़े बने हैं। बेटा तो आदित्य के जेल जाने के बाद ही पैदा हुआ था। तो करुणा सोचती है, भाई जब आदित्य अपने बेटे को देखेगा कितना खुश होगा। यही बेटा तो उसकी अंधेरी जिंदगी का एक सहारा था मतलब। और यहीं से कहानी का वो तनाव शुरू होता है। असल में करुणा ने ये 3 मुश्किल साल सिर्फ बेटे के सहारे और पति की एक आदर्श छवि के सहारे काटे हैं। हाँ बिल्कुल। एक त्यागी, देशभक्त पति जिसका पूरा समाज स्वागत करेगा, जय जयकार करेगा। उसकी कल्पना में तो आदित्य की वापसी एक जश्न है, लेकिन असलियत कुछ और ही होने वाली है। और यही उम्मीद और हकीकत का जो फासला है वो कहानी को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। वो सोच रही है कि आदित्य के साथ जुलूस आएगा, नारे लगेंगे, मेहमानों के लिए टाट बिछाया है, पान बनाए हैं, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है। उसे आदित्य का वो चेहरा याद आ रहा है, दृढ़, तेजस्वी। हाँ, वो पुरानी छवि। हाँ, लेकिन होता क्या है, आदित्य आता है मगर बिल्कुल अकेला, लाठी टेकता हुआ, कमजोर, झुका हुआ, खांसता हुआ। करुणा पहचान तो लेती है पर एकदम हिल जाती है, स्तब्ध रह जाती है। कहाँ वो जवानी, वो तेज, और कहाँ ये हड्डियों का ढांचा। सारे सपने जैसे एक पल में टूट गए। ये कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, उम्मीदों का टूटना। जेल के अनुभव ने आदित्य को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं तोड़ा था, मानसिक रूप से भी तोड़ दिया था। उसे अब न अपने पुराने साथियों पर भरोसा था, न जनता पर। वो कड़वाहट से कहता भी है, राष्ट्र के नाम पर मिटने वालों का यही पुरस्कार है, ये मुझे न मालूम था। उसे इस बात का भी गहरा दुख है कि वो अपने परिवार के लिए, मतलब पत्नी और बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। घर आकर वो मुस्कुराने की कोशिश करता है पर उस मुस्कान में भी दर्द है। करुणा पूछती है, ये हाल कैसे हुआ? क्या खाने को नहीं मिलता था वहाँ? वो साथी कहाँ गए जो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे? आदित्य का जवाब दिखाता है कि उसका मोहभंग कितना गहरा है। वो बताता है कि कैसे सब उसे भूल गए, कैसे साथी मतलब पलट गए। वो कहता है, सेवा खुद ही अपना इनाम है, नाम या यश की इच्छा करना ही उसकी भूल थी। असल में वो कहता है, जेल की तकलीफें बताने लायक नहीं है। अच्छा, बस गनीमत है कि जिंदा लौट आया। शायद करुणा के दर्शन ही उसे खींच लाएं, ये भी कहता है। और जब वो अपने बेटे को देखता है तब तो उसकी आंखें भर आती हैं। सोचता है, इस बच्चे को गरीबी की आग में झोंकने का उसे क्या हक था। वो फैसला करता है कि अब देश सेवा छोड़कर पैसे कमाने पर ध्यान देगा, बच्चे का भविष्य बनाएगा। उसे लगता है बच्चा भी जैसे उपेक्षा से देख रहा है कि मेरे लिए आपने किया क्या। ये भी एक पीड़ा है। और फिर उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। पता चलता है उसे टीबी है, तपेदिक। हाँ, तपेदिक। और डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। यहाँ आदित्य के मन का वो द्वंद्व साफ दिखता है। वो मरते समय करुणा से पूछता है, उसका जीवन कैसा था, हंसने लायक या रोने लायक, बधाई देने लायक या अफसोस करने लायक? बड़ा मुश्किल सवाल है ये तो। हाँ, बहुत मार्मिक सवाल है अपने पूरे जीवन के मूल्यांकन का आखिरी वक्त में। लेकिन करुणा बहुत मजबूती से जवाब देती है। वो कहती है, आपका जीवन देवताओं का सा था, निस्वार्थ आदर्श। वो मानती है कि उसने कोशिश की थी आदित्य को दुनियादारी में खींचने की, पर मन में जानती थी कि वो उसे ऊंचे आसन से गिरा रही है। उसे गर्व है कि आदित्य मोह माया में नहीं फंसा। और इन शब्दों से आदित्य को जैसे शांति मिल जाती है। हाँ, करुणा के इस जवाब में पति के आदर्शों के प्रति उसका सम्मान झलकता है, चाहे उन आदर्शों की कीमत उन्हें कितने भी चुकानी पड़ी हो। बिल्कुल। आदित्य को तसल्ली हो जाती कि उसका बेटा करुणा जैसे मजबूत हाथों में है, जो शायद उसके आदर्शों को जिंदा रखेगी। अच्छा, इसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है ना? 7 साल बाद आदित्य की मृत्यु हो चुकी है। करुणा अब बदली हुई है। उसने गहने बेचकर गाय भैंसे खरीदी हैं, दूध का काम करती है। वो किस्मत को नहीं रोती, बल्कि हिम्मत से जी रही है। चेहरे पर अब निराशा नहीं, एक संकल्प दिखता है। बेटा प्रकाश अब 10 साल का हो गया, सुंदर, मजबूत, निडर। करुणा का पूरा जीवन अब प्रकाश के इर्द गिर्द घूमता है, पर वो उसे लाड़ प्यार में बिगाड़ती नहीं है। ये एक खास बात है। उसमें माँ की ममता तो है, पर पिता जैसी कठोरता भी है। वो चाहती है प्रकाश अपने पिता के आदर्शों पर चले। आदित्य की याद और उसके आदर्श हमेशा उसके साथ हैं, उसके मन में हैं। यही एक छोटी सी घटना होती है जो प्रकाश के चरित्र की पहली झलक देते हैं। हाँ, वो भिखारिन वाली घटना। हाँ, एक शाम एक भिखारिन आती है। प्रकाश शरारत में उसके कटोरे में भूसा भर
कर देता है और ताली बजाकर हंसता है। भिखारिन उसे बुरा भला कहती है, कोसती है। करुणा बाहर आकर प्रकाश को डांटी है, लेकिन प्रकाश वो शर्माता नहीं है बल्कि बहस करता है, तर्क देता है। हाँ, कि भिखारिन काम क्यों नहीं करती, भीख क्यों मांगती है। कहता है दूसरे देशों में तो ऐसे लोगों को जेल में डाल देते हैं, यहाँ तो इन्हें शह मिलती है। हाँ, ये घटना बहुत कुछ बताती है। जैसा आपने कहा, प्रकाश में तर्क है पर हमदर्दी की कमी वो साफ दिखती है। बिल्कुल। वो अपने किए पर शर्मिंदा नहीं है, उल्टा अकड़ दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? रात में जब वो माँ को रोता देखता है तो उसे पछतावा होता है। अच्छा। वो माँ से माफी मांगता है, वादा करता है कि फिर ऐसा नहीं करेगा। उसके आंसू देखकर करुणा का दिल पिघल जाता है। उसे लगता है जैसे आदित्य सामने खड़े उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बेटा उनका नाम रोशन करेगा। हाँ, उस वक्त तो ऐसा ही लगता है, माँ का दिल है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कहानी बताती है, प्रकाश के कहने और करने में फर्क था। वो बड़ा होता है, होशियार निकलता है, यूनिवर्सिटी में वजीफे पाता है, पर उसका रहन सहन वो फैशनेबल हो जाता है। हाँ। वो बचत पर लंबे लंबे भाषण दे सकता है, पर खुद फिजूल खर्ची करता है। उसके मन और दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है। हाँ, एक द्वंद। मन समाज सेवा की तरफ खींचता है, पर दिमाग अपने फायदे की सोचता है। दिलचस्प मोड़ है कहानी में। अब प्रकाश का चरित्र और जटिल हो रहा है। उसकी बुद्धि, उसका तर्क, उसके मन की भावनाओं पर जैसे हावी हो रहा है। हाँ। वो समाज सेवा को ऊसर की खेती समझता है, मतलब मेहनत बेकार, नतीजा कुछ नहीं, यश भी मिले तो कब तक। उसका झुकाव आरामदेह जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। त्याग और गरीबी से उसे जैसे नफरत सी होने लगती है। जैसा स्रोत कहता है, उसमें दिल नहीं दिमाग है, और दिमाग में दर्द नहीं होता, उसमें तर्क होते हैं, योजनाएं होती हैं। इसके उदाहरण भी मिलते हैं फिर कहानी में। बिल्कुल। सिंध में बाढ़ आती है, यूनिवर्सिटी मदद के लिए टीम भेजती है, प्रकाश परीक्षा का बहाना बना देता है। हाँ, नहीं जाता। ओडिशा में अकाल पड़ता है, कांग्रेस मदद के लिए मिशन भेजती है, पर उसी वक्त छात्रों को रिसर्च के लिए लंका जाने का मौका मिलता है। प्रकाश कहाँ जाता है? लंका चुनता है। सेवा नहीं अवसर। ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि प्रकाश लगातार सेवा के मौकों से बच रहा है, अपने आराम और फायदे को पहले रख रहा है। हाँ। हर बार कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई बहाना तैयार है। करुणा ये सब देख के दुखी है। वो उसे चिट्ठियां लिखती है, पूछती है, पर या तो जवाब नहीं आता, या प्रकाश अपने चुनाव को सही ठहरा देता है। माँ और बेटे के बीच मूल्यों की खाई गहरी होती जा रही है, साफ दिखता है ये। लंका से लौटकर जब वो घर आता है तो करुणा उससे खींची खींची रहती है। प्रकाश को थोड़ी शर्मिंदगी होती है। वो सोचता है अगली बार माँ को खुश करेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी लौटते ही फिर वही पढ़ाई और अपने भविष्य की चिंता। फिर वो इम्तिहान में फर्स्ट आता है। घर लौटकर माँ को खुश करने के लिए समाज सेवा की बातें भी लिखता है खत में। करुणा की उम्मीद फिर बंधती है थोड़ी। हाँ, माँ है आखिर। लेकिन तभी यूनिवर्सिटी से खबर आती है प्रकाश को इंग्लैंड जाके पढ़ने के लिए सरकारी स्कॉलरशिप मिली है। सरकारी वजीफा। हाँ, प्रकाश तो खुशी खुशी माँ को बताता है। करुणा शांत भाव से पूछती है, तुम्हारा इरादा क्या है? प्रकाश कहता, अरे ऐसा मौका कौन छोड़ता है। हाँ। वो तर्क देता है कि इंग्लैंड से पढ़कर लौटकर भी तो सेवा कर सकता है, बल्कि एक मैजिस्ट्रेट बनकर वो देश का जितना भला कर सकता है, हाँ। उतना 1000 वॉलंटियर मिलके भी नहीं कर सकते। वो सिविल सर्विस की परीक्षा देगा। और यहीं पर माँ बेटे के बीच सबसे बड़ा टकराव होता है। बिल्कुल। करुणा सन्न रह जाती है, तो तुम मजिस्ट्रेट बनोगे। वो उसे याद दिलाती है कि इन्हीं मजिस्ट्रेटों ने तुम्हारे पिता जैसे देश सेवकों को सजा दी, गोलियां चलवाई। वो कहती, सरकार अपने नौकरों को आजादी नहीं देती, उन्हें सरकार की नीति माननी पड़ती है, जिसका पहला काम ही आजादी के जज्बे को कुचलना है। वो एक बहू का उदाहरण देती है। हाँ, वो बड़ा मार्मिक उदाहरण है कि जैसे ससुराल जाकर लड़की के लिए मायका पराया हो जाता है, वैसे ही सरकारी नौकरी में जाकर आदमी बदल जाता है। उसका दिमाग हाकिमों जैसा हो जाता है। प्रकाश चिढ़कर कहता है, तो आप चाहती हैं कि मैं जिंदगी भर ठोकरें खाता फिरूं? हाँ। करुणा का जवाब बहुत कठोर होता है। हाँ, अगर ठोकर खाकर आत्मा आजाद रह सकती है तो ठोकर खाना अच्छा है। वो दृढ़ता से कहती है कि हाँ, मेरी यही इच्छा है। बड़ा मजबूत स्टैंड लेती है करुणा। हाँ, प्रकाश माँ की इच्छा के आगे झुक जाता है, स्कॉलरशिप के लिए मना लिखकर भेज देता है, लेकिन उसके बाद वो मुरझा जाता है। गुमसुम, महीनों गुमसुम उदास रहता है, जैसे उसकी सारी जिंदगी छिन गई हो। उसका वो तेज, वो लाली सब गायब। करुणा बेटे का दुख देख रही है, समझ रही है। वो समझती है कि प्रकाश ने इनकार तो कर दिया, पर मन से नहीं किया। वो चुप रहकर, उदास रहकर माँ पर दबाव बना रहा है, एक तरह का मौन सत्याग्रह है। अच्छा, हाँ। आखिरकार माँ का दिल पिघल जाता है। करुणा हार मान लेती है। वो कहती है, बेटा अगर तुमने विलायत जाने की ठान ही ली है तो चले जाओ। पर अप्रकाश इनकार कर देता है। कहता है, अब क्या जाऊंगा, मना तो कर दिया। हाँ, अब वो मना करता है। करुणा समझ जाती है कि करना उसे ही पड़ेगा। वो चुपके से शहर जाती है, रजिस्ट्रार से मिलती है, किसी तरह प्रकाश के लिए दोबारा स्कॉलरशिप का इंतजाम करती है और रात में लौटती है। उसका चेहरा ऐसा है जैसे आज ही उसका सुहाग उजड़ा हो। वो प्रकाश के सामने बंद लिफाफा फेंक देती है। ये करुणा का शायद सबसे बड़ा त्याग है। बेटे की खुशी के लिए वो अपने पति के आदर्शों, अपनी सालों की इच्छाओं, सबको कुर्बान कर देती है। जब प्रकाश पूछता है कि जब आपकी इच्छा नहीं तो क्यों भेज रही हैं, तो वो रुंधी हुई आवाज में कहती है, इसलिए कि तुम्हारी जाने की इच्छा है। तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारी महत्वा
महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं कर सकती। आवाज रुंध जाती है उसकी। प्रकाश तो उसी दिन से जाने की तैयारियों में लग जाता है। नए सूटकेस, उसे माँ की हालत पर ध्यान ही नहीं जाता। महत्वाकांक्षा अंधा कर देती है कभी कभी। हाँ, माँ जो एक हफ्ते में ही बूढ़ी और कमजोर दिखने लगी है। जाने वाले दिन करुणा आदित्य के सारे पुराने कपड़े, उनकी चीजें, छड़ी, घड़ी, तस्वीर सब बाहर निकाल कर फेंक देती है, गरीबों में बांट देती है। जैसे वो पति से ही नाराज हो, निराश हो। हाँ, कि उनके आदर्शों का ये नतीजा निकला। विदाई का वक्त आता है, प्रकाश माँ के पैर छूता है, रोता है, कहता है खत लिखना, रोना मत, पर करुणा पत्थर की मूरत बनी खड़ी रहती है। कोई भावना नहीं, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जब प्रकाश चला जाता है और ग्वाला आके बताता है कि भैया बहुत रोते हुए गए, तब करुणा जैसे होश में आती है। उसे लगता है जैसे आदित्य गोद में प्रकाश की बेजान लाश लिए खड़े हैं और वो गिर पड़ती है पछाड़ खाकर। ये क्षण जैसे करुणा के उस संसार के अंत का प्रतीक है जो उसने अपनी कल्पनाओं और उम्मीदों से बनाया था। हाँ। जिस प्रकाश के सहारे वो जी रही थी वो बुझ गया, उसका एकमात्र सहारा चला गया। अब कोई उम्मीद नहीं बची उसके लिए। शुरू में तो करुणा बिल्कुल टूट जाती है, घर बार सब बिखर जाता है, गायें बंधी रहती हैं, बछड़े प्यासे। लेकिन फिर एक हफ्ते में ही उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, ये बड़ा अजीब सा गहरा बदलाव है। उसका छोटा सा संसार अचानक बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे नाव को किनारे से बांधने वाला लंगर टूट गया हो और अब वो खुले समंदर में आ गई हो। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है। जब प्रेम का केंद्र बिंदु मतलब प्रकाश हट जाता है तो प्रेम या तो खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर असीम हो जाता है। करुणा का प्रेम असीम हो गया। वो अब मोहल्ले के हर बच्चे को दूध मक्खन खिलाती है, जानवरों, पंछियों, चींटियों तक का ख्याल रखती है। प्रेम का वो दरवाजा जो सिर्फ प्रकाश के लिए खुला था, अब सबके लिए खुल गया। हाँ, अब सबके लिए खुल गया। जिस छोटी सी उंगली भर जगह में प्रकाश भी नहीं समा रहा था, वहाँ अब पूरी दुनिया समा गई। एक दिन प्रकाश का खत आता है। करुणा पहले उसे फेंक देती है, फिर फाड़ देती है गुस्से में। हाँ, लेकिन रात में माँ की ममता, हायरी ममता उसे बेचैन कर देती है। वो रात भर बैठकर उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करती है, जैसे अपने बिखरे हुए दिल को, अपने बिखरे प्राणों को समेट रही हो। खत जोड़ना मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ लिखा है, कई दिन लग जाते हैं। वो बस इतना समझ पाती है कि प्रकाश का जहाज कहीं जा रहा है और उसके मन में कुछ उठा हुआ है। क्या उठा है ये साफ नहीं होता। हाँ, पूरी बात स्पष्ट नहीं होती। 3 दिन की इस कोशिश के बाद थकी हारी करुणा को झपकी आती है और वो एक सपना देखती है। एक बड़ा सा कमरा है, कोर्ट जैसा माहौल, ऊंचे मंच पर प्रकाश बैठा है और उसके सामने एक कैदी लाया जाता है, जंजीरों में जकड़ा हुआ, कमल झुकी हुई। कौन? वो आदित्य थे, उसके पति। करुणा की आंख खुल जाती है, आंसू बहने लगते हैं। वो खत के टुकड़ों को इकट्ठा करती है और जला देती है। उस राख में जैसे उसका पूरा जीवन, बचपन, जवानी, विधवापन सब समा जाता है। सब भस्म हो गया। अगली सुबह लोग देखते हैं पक्षी पिंजरे से उड़ चुका था, करुणा मर चुकी थी, लेकिन आदित्य की तस्वीर वो अब भी उसके सीने से, उसके शून्य हृदय से चिपकी हुई थी। उसका टूटा हुआ दिल शायद पति की स्नेह स्मृति में ही विश्राम पा रहा था। हाँ। और दूसरी तरफ प्रकाश का जहाज यूरोप की ओर पड़ रहा था, अपनी मंजिल की तरफ। तो ये थी करुणा की कहानी। उम्मीद से शुरू होकर मोह भंग, त्याग और आखिर में एक अजीब से आध्यात्मिक विस्तार पर खत्म होती हुई। हाँ। ये कहानी आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच, पीढ़ियों के बीच के टकराव को बड़े मार्मिक ढंग से पेश करती है। और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, क्या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और समाज की उम्मीदें वो हमेशा पारिवारिक मूल्यों और आदर्शों पर भारी पड़ती हैं? या यूं कहें कि जिस दुनिया में प्रैक्टिकल होना, व्यवहारिक होना ही फायदेमंद माना जाता है, हाँ। क्या वहाँ निस्वार्थ आदर्शों के लिए कोई जगह बचती है? ये बड़ा सवाल है। और सबसे अहम सवाल, आप कोई भी रास्ता चुने, चाहे वो आदर्श का हो या व्यवहारिकता का, उसकी कीमत क्या होती है? हाँ। करुणा ने भी कीमत चुकाई। हाँ। और एक तरह से प्रकाश ने भी। हाँ, अपने अपने तरीके से। बिल्कुल। हाँ। इस पे सोचना जरूरी है।